हेलो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट है साइबर सिक्योरिटी पे, जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे करियर के रिगार्डिंग, आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, साइबर क्राइम्स कैसे होते हैं, या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस होती है, जो पुलिस वगैरह होते हैं वो किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करती है आपकी। तो इस चीज़ को हमें देखना है और इस चीज़ के बारे में हमें जानना है, क्योंकि जो काफ़ी सारी ऑडियंस है उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं। तो उनसे अवेयरनेस करने के लिए इसके लिए हमने बुलाया आज धीरज वशिष्ठ को, जो कि मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है और वो काफ़ी टाइम से साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और धीरज भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया विजय भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। सो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ धीरज वशिष्ठ, आई एम हैविंग 3+ years of experience in this cyber security domain. I am a certified ethical hacker. I have done few more certification, EJPT, CAP, CNSP, एंड मैं कॉर्पोरेट में एज वेल एज साइड बाय साइड ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, बग बाउंटी हंटिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। या तो धीरज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल की ऑडियंस है जो हमारी, वो उनको इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं पता, और आजकल कुछ टाइम से ही साइबर सिक्योरिटी में इतना बूम देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आजकल हर कोई साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, हैकर बनना चाहता है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं पता कि किस तरीके से जाना है और कौन सा मतलब रोड मैप उन्हें सेलेक्ट करना है अपना। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब करियर के रिगार्डिंग उनका क्या मेन मोटिव रहना चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए? सो टू बिकम ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर और एन एथिकल हैकर, आपको सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। हाउ मशीन और हाउ टेक्नोलॉजी वर्क, सबसे पहले लोग सोचते हैं द टर्म हैकर आप गूगल पे भी लिखोगे ना तो आपको एक ऐसी इमेज आती है, एक हुडी पहने हुए एक लड़का कुछ गलत काम कर रहा है। बट द रियलिटी इज हैकर इज नॉट ए बैड गाय। ओके, हैकर किसी भी टर्म में बैड गाय नहीं है। जो टर्म हैकर इन्वेंट हुई थी, ये किसी बैड गाय को रिप्रेजेंट नहीं करती। इट रिप्रेजेंट ए पर्सन हु इज वेरी क्यूरियस अबाउट द टेक्नोलॉजी और समथिंग एल्स एज वेल, जो बाहर रह के अंदर की चीजों को जानने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक गाड़ी है, वो गाड़ी जा रही है, आ रही है, या फिर वो आगे पीछे चल रही है, जो भी है। तो नॉर्मल पर्सन उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उसको देख के मजे ले रहा है, जो भी है, जो जो चीजें चलती हैं। बट एक हैकर कैसे सोचेगा कि ये एक्चुअल में अंदर इसके इंजन में क्या हो रहा है, कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, इसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, तो वो लिक्विड की एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जा रही है फिजिकल एनर्जी में, इसको रोटेट करवाने में, इसके व्हील्स को, वो सब। तो हैकर टर्म इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बट हमारी सोसाइटी ने, स्पेशली इन इंडिया, और गूगल ने स्पेशली, हम हैकर को ऐसा बना दिया है कि हैकर क्या करता है, हैकर किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, स्कैम करता है, किसी के किसी का फोन हैक कर लेता है, फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग कि मेरे दोस्त का फेसबुक हैक करवाना है, इंस्टाग्राम हैक करवाना है, या हमें रिकवर करवाना है, मैं पासवर्ड भूल गया, लाइक दैट। तो वो चीजें मोस्ट प्रोबेबली जितने भी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर होते हैं सबके पास आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और हम मना कर देते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनली ये चीजें नहीं करते हैं। हमारा काम क्या होता है, इन कॉर्पोरेट आई एम वर्किंग, जो नई नई एप्लीकेशन बन रही हैं, जैसे इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम जब पब्लिक होता है, पब्लिक से पहले जब फेसबुक ऑफिशियल, मेटा ऑफिशियल उसको बना रहा है, तो वो इंट्रानेट में अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको टेस्ट करते हैं कि अगर कोई हैकर इसको हैक करने की कोशिश करे तो क्या इसका सिक्योरिटी लेवल है, कितना सिक्योर है ये। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि आज भी ऐसे ऐसे हैकर्स हैं जो अकाउंट्स को हैक कर देते हैं, इंस्टा के, फेसबुक के। बस तुम ही ऐसे लोग हो जो नहीं कर पाते। कुछ चीजें होती हैं जो सोशल इंजीनियरिंग, या फिर जब हैकिंग होती है एक्चुअल में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% ऑफ द हैकिंग इज डन बाय सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। जो क्राइम्स मैं बोल रहा हूँ, जो भी जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक से होते हैं। कोई भी आपका फोन इतना वल्नरेबल नहीं है, आपका सिस्टम इतना वल्नरेबल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी मालवेयर को, आप किसी ट्रोजन को, वायरस को
बाहर से अपने सिस्टम के अंदर डाल रहे हो, फिर तो वो आपका करप्ट कर ही देगा सिस्टम को। फिर वो आपका जो सिस्टम का एक्सेस है वो अटैकर को भेज देता है, और अटैकर उसकी सारा एक्सेस लेके आपका अकाउंट टेक ओवर कर सकता है, आपकी फाइल्स देख सकता है, उसके अंदर और वायरसेस वगैरह डाल सकता है, पूरे सिस्टम को डिलीट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, पूरा एक्सेस होता है। सो इन दिस वे टेक्नोलॉजी वर्क्स। तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत सिक्योर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह, हर कंपनी आज अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते जा रही है कंटिन्यूअसली, और हमारे जैसे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स को हायर करती है। इसीलिए इसमें जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, स्पेशली इन इंडिया एज वेल। ठीक है, ग्लोबली भी इंक्रीज होती जा रही है, बट इट डजेंट मीन कि रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है तो कोई भी आएगा और उनको ले लेंगे। जिसको भी एक्सेल चलाना आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आ गया, या थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है उसको ले लेंगे, नहीं। रिक्वायरमेंट है तो जिसको नॉलेज है उसी को लेंगे। ऐसे नहीं कि किसी को भी ले लिया, या जिसको बेसिक ओनली पता है उसको ले लिया। जिसको उन चीजों के साथ काम किए हुए टाइम हो गया, या उन चीजों के साथ काम करना आता है, उसको पता है कि सर्वर एक कैसे काम करता है एक्चुअल में, उसमें कहाँ कहाँ लूप होल्स हो सकते हैं, लाइक दैट, तो उन्हीं को आगे लिया जाता है, उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। सो टू क्रिएट करियर इन दिस फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के। नॉट ओनली साइबर सिक्योरिटी, आपके बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल नेटवर्क है, नेटवर्क में दो डिवाइस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इंटरनेट कैसे काम करता है, स्पेशली मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं, वो मैसेज कहां से जाके कहां से आ रहा है। हम बात करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन इन व्हाट्सएप, ठीक है, तो वो कैसे काम कर रहा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है बेसिकली, वो सब चीजें जो बेसिक चीजें हम फोन कॉल करते हैं, एक बेसिक कॉल भी करते हैं, तो वो कैसे काम कर रही है। यहां से सिग्नल जाता है, फिर मेरे नियरेस्ट आईएसपी के टावर पे जाएगा, फिर वो बड़े सेंटर पे करेगा कनेक्ट, फिर वो आपके आईएसपी से कनेक्ट होगा, फिर आपके नियरेस्ट टावर आपके फोन को कनेक्ट करेगा, फिर आप रिसीव करते हो, फिर कनेक्शन बनता है, फिर बातें स्टार्ट होती हैं। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये तो चलो लेटेस्ट होगी। पुराने जमाने में ये होते थे, पेजर होता था, ठीक है, आज भी वॉकी टॉकी होता है। रेडियो सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, स्पेशली आर्मी मिलिट्री और इंटेलिजेंस के साथ जब काम करते हैं, तो यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स में, अगर आपने कुछ वेब सीरीज वगैरह देखी हूँ, लाइक ये मिस्टर रोबोट वगैरह है इनमें, और स्पेशली मोस्ट ऑफ दी चीजें जैसे ब्लूटूथ है, आपका वाईफाई है, ये सिग्नल्स पे काम करता है, फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। तो किस फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज काम कर रही है उसको इंटरसेप्ट करना, अगर वो अनइनक्रिप्टेड है तो आप इजीली उसको ट्रैक कर ही पाओगे कि क्या डेटा सेंड हो रहा है और क्या वो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपके फंडामेंटल्स किस किस चीज के, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद नेटवर्किंग, कि नेटवर्क कैसे काम करता है, चीजें कैसे काम करती है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे काम करता है, वाईफाई राउटर ब्लूटूथ वगैरह कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको नॉलेज होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द सर्वर, चाहे वो वेब सर्वर हो या किसी और टाइप का सर्वर हो जो किसी भी सर्विस को सर्व कर रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सर्वर आर यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली ओपन सोर्स मिलता है, ठीक है, फ्री टू यूज है, ठीक है, और इन कंपैरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ये कम वल्नरेबल है, ठीक है। तो आपको लिनक्स के फंडामेंटल्स, लिनक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर आप किसी लिनक्स बेस्ड सर्वर को हैक कर रहे हो तो वहां पे आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या उसके अंदर डायरेक्टरी हो सकती है, किस डायरेक्टरी, किस फाइल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैं किस फाइल तक जाऊंगा तो मेरे को यूजर आईडी मिल जाएंगी, पासवर्ड्स के हैश मिल जाएंगे, या क्या डिटेल। तो और लिनक्स की कमांड क्या क्या होती हैं, बेसिक कमांड्स, आप किस कमांड को डालने से आप रिवर्स सेल ले सकते हो, ठीक है, नेटकैट क्या है, आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं, उनके कमांड्स हो गए, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या फिर कोई फाइल है ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रन कैसे करना है, फाइल को अपलोड डाउनलोड कैसे करना है, डंप कैसे करना है, तो वो सब नॉलेज आपको बेसिक फंडामेंटल्स लिनक्स। अब पहले दो हो गए, नेटवर्किंग हो गई, लिनक्स हो गया, ठीक है, ये आपके हैं फंडामेंटल्स। फिर साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, ये तो आपके हैं बेसिक फंडामेंटल्स, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट
प्रैक्टिकल पे जंप कर देते हैं, डायरेक्ट एसक्यूएल इंजेक्शन करेंगे, वो ट्राई करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जैसे एक्सप्लॉइटेशन ट्राई करेंगे मेटास्प्लॉइट का यूज करके, वो सब। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। सबसे पहले तो आपके फंडामेंटल्स ये हो गए, साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स अलग होते हैं। सबसे पहला आपको ये क्लियर होना चाहिए क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है, क्या आपकी बाउंड्रीज के अंदर है, क्या आपकी बाउंड्रीज के परे है। ठीक है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। कितने टाइप के हैकर्स होते हैं, आईटी एक्ट 2000 स्पेशली, और अभी अभी एक आईटी एक्ट आया है 2024 में, उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप ये चीज करते हो तो इसका क्या ऑफेंस है, ये ऑफेंस है या फिर क्या है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी की ये सब सारी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करते हो कि नेटवर्क को कैसे स्कैन करना होता है, इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बारे में, वेबसाइट्स या नेटवर्क की फुटप्रिंटिंग वगैरह कैसे करते हैं। फिर उसके बाद पार्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन का, कि हम कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, हमें कोई आउटडेटेड वर्जन मिल गया या वल्नरेबल सर्वर मिल गया, उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, इनिशियल एक्सेस कैसे लेना है उसको। एक्सेस को फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल एक्सेस लिया, आपको लिमिटेड चीजों का एक्सेस है, उसको हाई लेवल पे मतलब प्रिविलेज एस्केलेट कैसे करनी है, हाई लेवल पे कैसे लेके जाना है। फिर आपको उसको उसके जो ट्रैक्स, जो लॉग्स क्रिएट हुए हैं, जो जो आपने एक्टिविटी करी, क्योंकि जब भी आप लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो, एक्टिविटी मतलब लॉग्स क्रिएट होते हैं हर सर्वर के अंदर, आपके विंडोज सिस्टम के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो उन लॉग्स को डिलीट करना, ताकि कल को अगर कोई मॉनिटर करे तो पता ना चले, आपका आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो। अनोनिमस कैसे होते हैं, वीपीएन का यूज करना, प्रोक्सी का यूज करना, ओनली यूज करना नहीं, ये चीजें कैसे काम करती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ओनली किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वीपीएन का यूज करके वो, तो बहुत सारे चांसेस है कि आप पकड़े भी जाओगे। ठीक है, तो ये होते हैं। उसके बाद फिर आपको सक्सेसफुल वहां पे पर्सिस्टेंट बैकडोर वगैरह इंस्टॉल करना, क्योंकि जिस रास्ते आप आए थे, आप जरूरी नहीं है वही रास्ता आपके लिए हर बार अवेलेबल होगा। आज एक सर्वर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, कल को वो अपडेट कर देंगे, तो आज तो आपको एक्सेस मिल गया, कल नहीं मिलेगा। तो इसलिए परसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे एक बार एक्सेस मिल गया, वहां पे आप अपना एक रिवर्स सेल या फिर एक ऐसा ट्रोजन इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको बार बार जब भी वो वल्नरेबिलिटी पैच हो जाएगी तो आप स्टिल उसके अंदर सिस्टम के अंदर एक्सेस ले सकते हो, आप अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इन दिस वे वी कैन स्टार्ट आवर करियर इन दिस साइबर सिक्योरिटी। इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अब काफ़ी लोगों को इसमें एक्सपोजर दिख रहा है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, तो इसमें किस लेवल तक का एक्सपोजर है, और जब अगर मान लो एज अ कोई जॉब पर्सपेक्टिव पे देखता है तो उसको किस हद तक सैलरी मिल सकती है इस डोमेन के अंदर, और ये जो डोमेन है वो हर एक के लिए सूटेबल है या नहीं है? सी डोमेन इज पर्सनली मैं बताऊं तो सुटेबल फॉर एवरीवन, क्योंकि जितना आप देखते हो डेवलपमेंट साइड में या फिर किसी और आईटी फील्ड में, वहां पे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है, वहां पे आपको चीज़ों को डेवलप, ऑल्दो प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन चीज़ों की नॉलेज यहाँ पे भी होना जरूरी है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको चीजें डेवलप नहीं करनी, हाँ कुछ चीजें डेवलप करनी है यूजिंग स्क्रिप्टिंग, जैसे सेल स्क्रिप्टिंग जो बेस होती है उसका यूज करके, या फिर पाइथन की जो स्क्रिप्टिंग है, बेसिक बेसिक नॉलेज आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होनी चाहिए आपको ऑटोमेशन करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, बट द थिंग इज जो आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है, जो आप किसी चीज को फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या किसी, आपको जैसे कि नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे इन चीज़ों की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट की या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे आपको बस ये कोड समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको एक कोड दे देता हूँ कि एक पाइथन का बेसिक सा कोड है, इसको बताओ पढ़ के यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा, यहाँ पे कम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ऐसा ऐसा कोड लिखना है या आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट बनानी है, तो वो तो आज के टाइम पे चैट जीपीटी आ गया है और भी बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, वो एफिशिएंटली काम करते हैं इन चीज़ों में। तो वो कोड लिखवाने वाला काम या फिर ऐसा जो जो भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नीड होती है वो हम वहां से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, कॉर्पोरेट में तो है ही है, हर कॉर्पोरेट कंपनी अपने आप को सिक्योर करना चाहती है, एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी की सर्विस बेस्ड कंपनियां स्टार्ट हो रही हैं इंडिया में। खुद बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, मैं जहां पे काम करता हूँ वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, इवन प्रोडक्ट भी सेल करती है। ठीक है, तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होती ही जा रही है, हमारी कंपनी कंटिन्यूसली हायरिंग कर रही है फॉर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स। ठीक है, तो
एज वेल एज इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। गवर्नमेंट आपको टू बी ऑनेस्ट परमानेंटली ऐसे हायर नहीं करती है एज ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू हायर करती है, बट काम आप गवर्नमेंट के लिए करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी होगी, तो वहां पे भी काम पड़ता है सिक्योरिटी रिसर्चर्स का, बट वो ऑफिशियली उनके साथ साथ काम करते हैं, बट लाइक दे आर गेटिंग देयर सैलरी फ्रॉम थर्ड पार्टी कंपनी, ठीक है, डायरेक्ट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड लाइक दैट, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी हायरिंग कर रही है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, लेकिन डायरेक्ट नहीं करती, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को अप्रोच करती है, कंपनी आपको हायर करती है, आप काम गवर्नमेंट के लिए करोगे। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे काम कर रहे हैं इस डोमेन में, ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, और ये ईडी हो गया इसके साथ, तो वो लोग तो फोरेंसिक्स वगैरह का इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स वगैरह, जितनी आपकी लाइक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि आईबी होगी, सीबीआई होगी, इनके साथ काम करते हैं, डीआरडीओ, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, इनमें भी टेक्निकल लोगों की जो साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। तो गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर जॉब हर जगह है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है, रिक्वायरमेंट हर जगह है, बट आपके पास स्किल्स और गुड लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए टू एलिजिबल एंड क्रैक द इंटरव्यू राउंड्स एंड ऑल। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अभी हमने बात की कि एक्सपोजर तो बहुत है, लेकिन इसमें एक बैक में एक चीज़ ये भी आ रही है कि आपके जो भी आईटी कंपनीज़ हैं वो ले ऑफ बहुत कर रही हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब ये सेगमेंट इतना बढ़ रहा है तो ले ऑफ क्यों हो रहा है लोगों के लिए? ले ऑफ जो हो रहा है मोस्टली किन कंपनीज में हो रहा है, जो प्रोडक्ट बेस्ड बन गई, ठीक है, स्पेशली। और कुछ ले ऑफ जो हो रहा है जो यूएस और यूके बेस्ड कंपनीज में हो रहा है, मैक्सिमम जो ले ऑफ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे रिसेशन आ रहा है, इसलिए उनके पास इतने फंड्स नहीं हो पाते हैं, या फिर वो मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं इतने लोगों को एक बार में, इसलिए वो ले ऑफ करते हैं। या फिर वो एक रीजन और भी है, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं कर रहे लोग, या जो एक पॉइंट पे आपने ज्वाइन किया, आप वहीं काम वहीं लूप में फंसे हुए हो, अब आपसे एडवांस एडवांस लोग उनको सस्ते पैकेज में मिल रहे हैं, तो वो उनको हायर करते हैं, आपको ले ऑफ कर देंगे, आप कहीं और देखिए। तो वो भी रीजन्स होते हैं ले ऑफ का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, लेकिन मेजरली जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो ले ऑफ्स देखे हैं, वो मेजोरिटी ऐसे ले ऑफ्स आए हैं, जैसे कि मेरी एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो आज मेरा क्लाइंट है, आप फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट हो, तो आपकी हर 6 महीने में आपकी 10 एप्लीकेशंस आती हैं मेरे को टेस्ट होने के लिए, मैं टेस्ट करता हूँ, आप मेरे को पैसा देते हो, मैं उस पैसे से अपना पैसा रखता हूँ और अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे देता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक डेवलपमेंट टीम को हायर किया, और जिनको साइबर सिक्योरिटी की टीम मेरे पास ऑलरेडी है, तो उन दोनों टीम्स को मर्ज करके मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनवा लिया, ठीक है, जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, ऑटोमेशन की, थ्रेट इंटेलिजेंस की, कुछ ऐसी चीजों को ऑटोमेट करके, और अपने आप जो मैं प्रोसीजर आपकी 10 एप्लीकेशन पे कर रहा था वो रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो अब मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, ऑल्दो कि ये प्रोडक्ट इतना मतलब एफिशिएंट नहीं है, जो एक मैनुअल पेन टेस्टर आपकी आपकी एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटी निकाल सकता है उतना ये नहीं कर पाएगा, बट मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, उसकी मैं मेंबरशिप आपको सेल कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, आप मेरे प्रोडक्ट की मेंबरशिप ले, उस मेंबरशिप का आप मेरे को पे करो, और मेरे पास कंटिन्यू मनी आ रहा है, मेरे को मेरे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है, कुछ एम्प्लॉयज को रख लूंगा जो उसको मैनेज करते रहेंगे, कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे, या सेल्स टीम को, बस। तो उन कंपनीज में ले ऑफ की जो चीजें आती हैं, जैसे गूगल ले ऑफ कर रहा है, तो गूगल एक इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, गूगल मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाता है, तो गूगल ने प्रोडक्ट बनाने कम कर दिए हों, या फिर गूगल के प्रोडक्ट बन के रेडी हो गए हों, या फिर वो एक रीजन मैंने जो और भी बताया था, वो रिसेशन जो चल रहा है वहाँ पे जो यूएस और यूके में, वो भी हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे अभी हम एआई का इम्पैक्ट बहुत देख रहे हैं, तो अगर जो भी लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर परस्यू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि एआई के आने से उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी जॉब जा सकती है या फिर आगे जाके जॉब ना मिले? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने अभी अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड हो रही है, मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो ऑटोमेशन से वल्नरेबिलिटीज वगैरह डिस्कवर कर सकता है, वो सब कर। एआई क्या डिस्कवर कर सकता है?
वो प्री डिफाइंड वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकता है। ऑटोमेशन एआई हो गया, वो प्री डिफाइंड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, इंटरनेट पे एक एक्सप्लॉइट था, VSFTPD 2.3.4 एक वर्जन है जो कि वल्नरेबल है, आपके सर्वर पे वो काम कर रहा है। मैंने ऑटोमेशन से एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी या फिर एआई से एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि वो आपके सर्वर पे अगर ये वाला वर्जन यूज हो रहा है ना, तो जल्दी से मेरे को नोटिफिकेशन दे देगा कि ये हो रहा है और ये एक्सप्लॉइटेबल है, इसके अंदर इतना रिस्क है और ये सब चीजें। बट अभी लेटेस्ट वर्जन भी अगर आप यूज कर लो, ठीक है, देखो सिक्योरिटी में नथिंग इज सिक्योर, सिक्योरिटी इज ए मिथ। ठीक है, आप जो लेटेस्ट वर्जन भी यूज कर रहे हो ना, उसमें भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, लोट्स ऑफ चांसेस कि वहां भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। बट एआई को हमने कैसे ट्रेन किया है, हमारे पास जो पुरानी वल्नरेबिलिटीज थी, हमने जो पुराने ऑलरेडी चीजें फाइंड आउट कर रखी हैं, उनके बिहाफ पे हमने ट्रेन कर रखा है। बट वो चीजें एआई केवल वही चेकअप करेगा, ह्यूमन माइंड कैसे चेक करेगा, खुद के लॉजिक्स लगा के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एआई आपको चेक कर रहा है प्री डिफाइंड या फिर आपके सॉफ्टवेयर वर्जन है, जो भी आप लाइब्रेरीज या फिर प्लगइन्स वगैरह जो भी चीजें यूज करो उनके बिहाफ पे, और कुछ मेजर चीजें खुद खुद भी चेंज करेगा, चेक करेगा। बट एआई वो चीजें नहीं कर सकता जो ह्यूमन माइंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई करूं, आपकी वेबसाइट है जो कोर्सेज बेचती है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे मेरे को एक कोर्स का एक्सेस मिला, तो मैं टेम्परिंग करके या फिर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करके दूसरे कोर्स का विदाउट पेइंग यू मनी एक्सेस ले सकता हूं यानी। तो वहां पे ऑटोमेशन और एआई की बहुत कम चांसेज है कि वो ऐसी खुद की मतलब इंटेलिजेंस जनरेट करके ऐसी चीजें कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत वेरी करता है। आपकी एप्लीकेशन में स्कोप इतना सा होगा, एक कोई प्रोडक्ट एप्लीकेशन है जहां पे आप प्राइस को भी टेम्पर कर सकते हो, कूपन कोड को भी टेम्पर कर सकते हो, मैंने कोर्सेज बताया उनको भी टेम्पर कर सकते हो, आप टीचर प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो, आप एक स्टूडेंट हो टीचर बन सकते हो। ठीक है, आप क्विज को मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आपको नंबर आए 70 आउट ऑफ 100, आप 100 आउट ऑफ 100 मॉडिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो चीजें भी आती हैं, तो वो एआई उतना नहीं कर पाता है। एआई को हमने जो प्री डिफाइंड चीजें हैं जो हमने सिखा दी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो हमने ऑलरेडी गूगल पे हैं या फिर कहीं पे भी हैं जो ऑलरेडी प्री बिल्ट है, उन्हीं को उठा के वहां पे वो टेस्ट केसेस को अप्लाई करता है, और उनमें से अगर कुछ मिलता है तो वो हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि अलर्ट दे देता है कि ये चीजें इस चीज से वल्नरेबल है। स्टिल एआई कांट एक्सप्लॉइट दी थिंग्स। ठीक है, एआई हमें नोटिफिकेशन देता है, लेकिन मोस्टली हम उसको, ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव आने के बहुत चांसेस होते हैं एआई और ऑटोमेशन में। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपका जो मैंने अभी बताया था VSFTPD 2.3.4 जो कि बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन से वल्नरेबल एक सर्वर है, एआई ने आपको नोटिफिकेशन दिया कि ये सर्वर यूज हो रहा है, ये वल्नरेबल है। ठीक है भाई, वल्नरेबल है, मैंने एक्सेप्ट किया, आपने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम तो यही यूज कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी आज के टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं देख रहा था, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वर आर विंडोज 7 और विंडोज XP दे आर यूजिंग, वेरी वेरी वल्नरेबल। ठीक है, बट द थिंग इज आपने अपना सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसके आगे एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल लगा रखी है, IDS एंड IPS सिस्टम्स लगा रखे हैं, इंट्रूजन को डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, आपके पीछे वल्नरेबल चीज काम कर रही है, तो एआई अब उस चीज को नहीं कर सकता। आगे तो उसने डिटेक्ट करके तो बता दिया, बट उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। उसके पास सर्टेन वेज हैं कि वो ट्राई करेगा फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, बट फायरवॉल कैसे काम कर रही है वो चीजें ह्यूमन माइंड ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा instead of AI and automation. So that's why AI can't replace the cyber security jobs and all. डेवलपर का आई कांट से कि डेवलपमेंट के फील्ड में AI कितना रिप्लेस करेगा, कितना नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हमें मैनुअल टेस्टिंग की जरूरत होती ही होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो अब मैं कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत पावरफुल और प्रीमियम टूल्स हैं ऑटोमेशन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के, बट हमारी जो मेजर फाइंडिंग्स और मेजर क्रिटिकल फाइंडिंग्स जो होती हैं वल्नरेबिलिटीज की, वो हम मैनुअली निकालते हैं, ना कि किसी भी टूल की हेल्प से। टूल की हेल्प से हमें केवल इंफॉर्मेशन मिलती है, अलर्ट्स मिलते हैं, या फिर बेसिक ये पता लग जाता है कि ये वेबसाइट क्या यूज कर रही है, क्या नहीं यूज कर रही है, बैकएंड में क्या है, फ्रंट एंड में क्या है, कौन सी लैंग्वेज, कौन से प्लगइन क्या, या यूजर नेम एनिमरेट कर दिए, उसके ईमेल वगैरह निकाल के दे दिए, बेसिक दैट्स इट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लॉजिकल बग निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैरामीटर्स को टेम्पर करना, प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करके देखना,
प्रिविलेज एस्केलेट करके देखना, तो वो सारी चीज़ें हम खुद से निकालते हैं, खुद से इंटरसेप्ट करके चीज़ों को। इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और है, जैसे ये तो हमें पता चल गया कि एआई का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कोई भी बिगनर अब स्टार्ट कर रहा है अपना करियर के अंदर, तो उसको कौन सी बेसिक सर्टिफिकेशन उसके पास होना ज़रूरी होता है? ओके, सो फॉर सर्टिफिकेशंस इंडिया के लिए अलग है, और अगर आप बाहर के लिए जॉब देख रहे हो फॉर यूएस और यूके और समथिंग एल्स, तो वहाँ के लिए अलग है। इंडिया में मेजरली सर्टिफिकेशन जो मतलब कंपनियां रिक्वायरमेंट दिखाती हैं अपनी, ठीक है, मेजरली मांगा जाता है सीएच और ओएससीपी, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि ईसी काउंसिल का एक सर्टिफिकेशन है। सीएच सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो ईसी काउंसिल का एक सर्टिफिकेशन है, और ओएससीपी ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी का खुद का एक सर्टिफिकेशन है। तो इंडिया में मोस्टली यही डिमांडेड सर्टिफिकेशन है फॉर द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट लर्निंग का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप यूएस और यूके के वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वहाँ पे ईलन सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन की भी बहुत वैल्यू है, वहाँ पे मेजरली कॉम्पिटिया के जितने भी सर्टिफिकेशन है उनकी भी बहुत वैल्यू है। बट अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जा ही रहे हो, आई विल रिकमेंड गो फॉर प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन, नॉट ओनली थ्योरेटिकल। जैसे सीएच के 2 वर्जन आते हैं, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल में आपको कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे, उनके आंसर करने हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, दैट्स इट। बट इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो, जब आप सीएच प्रैक्टिकल के लिए जाते हो, वहां पे क्या है, आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा, उसको हैक करके दिखाना है। उस आईपी एड्रेस पे कोई सर्वर होगा, सर्वर का के अंदर एक्सेस लेना है, उसके अंदर कोई फाइल पड़ी होगी, फाइल के अंदर कुछ लिखा होगा, कोई मोबाइल नंबर होगा, वो मोबाइल नंबर आपको सबमिट करना है। सो दीज काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन आई विल पर्सनली प्रेफर टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं। जो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सीएच आई विल रिकमेंड, और लर्निंग अगर आप स्टार्टिंग है तो ईजीपीटी विल बी गुड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप कॉलेज में हो और कॉलेज में अभी स्टार्ट किया है, देन आई विल नॉट रिकमेंड सीएच, क्योंकि सीएच की वैलिडिटी ओनली 3 साल रहती है, ठीक है। और बिगनर के लिए ओएससीपी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो आई विल नॉट रिकमेंड ओएससीपी एज वेल। यू कैन गो विद ईजेपीटी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, ईजेपीटी हो गया, कॉम्पिटिया के जो सर्टिफिकेशन हो गए, हालांकि कॉम्पिटिया के सर्टिफिकेशन भी 3 साल के लिए ही वैलिड रहते हैं, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना होता है या फिर आपको दोबारा एग्जाम देने होते हैं इन सर्टिफिकेशन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल रिकमेंड ईजेपीटी सर्टिफिकेशन फॉर द स्टार्टिंग, ठीक है। तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलती है, बिल्कुल प्योर, ठीक है। प्रैक्टिकली आप एप्लीकेशंस को, नेटवर्क को आप पेन टेस्ट करते हो, आप प्रिविलेज एस्केलेट करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, सब चीजें करते हो, तो आई विल रिकमेंड दीज सर्टिफिकेशन। उसके बाद जैसे ही आपको एक्सपर्टीज मिल जाती है, आप रेड टीमिंग में जाना चाहते हो, तो आपके पास सीआरटीपी सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल है, ओएससीपी तो आपका है ही, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब माना जाता है। ओएससीपी से आप यहाँ भी, इंडिया में भी और फॉरेन में भी इजीली जॉब ले सकते हो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। लेकिन ओएससीपी को कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 1.5 लाख के आसपास कुछ इसकी कॉस्ट है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और एक ही अटेम्प्ट मिलता है। तो ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है, और आपके ऊपर मॉनिटरिंग रहती है, आपका माइक, कैमरा, आपकी स्क्रीन, सब कुछ, और प्रॉपरली रिपोर्ट बना के देनी होती है। इवन यू कैन गो विद द पीएनपीटी सर्टिफिकेशन एज वेल, जो कि द साइबर मेंटर जो है उनका एक उन्होंने एक सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है, जो कि ओएससीपी जैसा ही एक सर्टिफिकेशन है। यू कैन गो विद दैट सर्टिफिकेशन। वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल अटेम्प्ट भी मिल जाता है, अगर पहले अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हो। उसके अलावा आप अगर ओनली एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको सीएच जितनी नॉलेज है, ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको नेटवर्क में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है, रेड टीमिंग में जाना है, सोक में जाना है, किस में जाना है, ब्लू टीम में जाना है, या किस में जाना है, फोरेंसिक्स में जाना है, वो भी, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग टीम के बिहाफ पे अलग अलग सर्टिफिकेशन होंगे, ब्लू टीम के अलग खुद के सर्टिफिकेशन होंगे, रेड टीमिंग के लिए अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। सो सर्टिफिकेशन वेरी, बट इनिशियल लेवल के लिए आपके सर्टिफिकेशन है ईजेपीटी, सीएच, कॉम्पिटिया के कुछ सर्टिफिकेशन है, ई प्लस, पेंटेस्ट प्लस, नेटवर्क प्लस, दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, दैट्स इट। अब हमने काफ़ी ज़्यादा करियर के ओरिएंटेड बात कर ली। अब मैं इसके रिगार्डिंग अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इसकी डार्क साइड क्या है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सर्च करते हैं। लोगों ने डार्क वेब के बारे में नाम इतना ज़्यादा सुना है, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं क्या होता है, क्या चीज़ होती है इसके अंदर, या फिर किस तरीके से इसके थ्रू क्राइम होते हैं। ये एक्चुअल में इतना बैडली इम्पैक्ट करता है, या फिर लोग सिर्फ इसकी अफवाह फैला रहे हैं? ओके, सो
मैं डार्क वेब का 3 टाइप के वेब्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला आता है सरफेस वेब, जो हमें गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलती है। आप जैसे गूगल पे लिख रहे हो व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ मुकेश अंबानी, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज सरफेस वेब। आप किसी फेमस सेलिब्रिटी की फोटोज निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो सरफेस वेब। जो डेटा सरफेस वेब पे प्रेजेंट है, किसी ने ब्लॉग लिख रखा है, किसी ने कोई आर्टिकल लिख रखा है, कोई पीडीएफ मिल रही है, कोई न्यूज़लेटर मिल रहा है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट है, जो गूगल पे आपने 2 उंगलियां मारी और आपको सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आ रहा है आपके पास। सो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस वेब। उसके बाद आता है आपका डीप वेब। अब डीप वेब क्या है? आप गूगल पे अगर ये सर्च करोगे कि धीरज के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। मेरा मेल का एक्सेस है, मेल के अंदर मेरे को क्या क्या मेल आ रखी है, दैट इज ए पार्ट ऑफ डीप वेब। गूगल ड्राइव है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, बट आप गूगल पे सर्च करके वो कंटेंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। वो एक डीप वेब का पार्ट है। मेरी एक वेबसाइट है जिसपे मैंने कोर्सेज को होस्ट कर रखा है, तो आप गूगल पे सर्च करके पब्लिकली उन कोर्सेज को ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते हो। देर इज सर्टेन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रोसेस, जहां पे आप ये बताओगे कि मैं ये पर्सन हूं और इस चीज को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हूं, तो आप जा सकते हो उस चीज तक। लेकिन वो वीडियोज गूगल पे लिस्टेड नहीं है। ये नहीं है कि आप गूगल पे उसका लिंक पेस्ट कर दो या गूगल पे उस वीडियोज का नाम डाल दो या कुछ भी डाल दो तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज डीप वेब। तो इंटरनेट का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो डीप वेब है। उससे भी नीचे चीज आती है डार्क वेब, ठीक है। यूजुअली हमारी जो कि एक्सेस किया जाता है एक स्पेशल ब्राउजर से, दैट इज टोर, दी ओनियन राउटर, ठीक है। ये कैसे काम करता है हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो हम यूजुअली वेबसाइट विजिट करते हैं, दैट इज .com, .edu, .in, .org, ये सब टॉप लेवल डोमेन से एंड होती है, ठीक है। बट हम जब डार्क वेब की वेबसाइट्स को विजिट करते हैं ना, उनका एक्सटेंशन या उनका टॉप लेवल डोमेन होता है .onion, ठीक है। तो .onion वेबसाइट्स, अब ओनियन ही क्यों, ठीक है। और टोर कैसे काम करता है ये देखते हैं। टोर यूज करता है प्रॉक्सी चेन्स का। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉक्सी चेन या प्रॉक्सी कैसे काम करता है और टोर कैसे काम करता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और टोर को जब जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो यूज करते हैं, तो इतना मुश्किल क्यों है या कितना मुश्किल है इनको डिटेक्ट करना या ट्रेस करना। सबसे पहला, टोर बनाया किसने? टोर किसी मिलिशियस पर्सन ने नहीं बनाया, किसी भी अनएथिकल पर्सन ने नहीं बनाया, जैसे कि लोग वायरसेस बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टोर यूएस नेवी का खुद का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो टोर यूएस नेवी ने बनाया था, 19 समथिंग में बनाया था, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, ठीक है। यूएस नेवी का ऑफिशियल प्रोजेक्ट था, बट उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रैफिक बढ़े। ट्रैफिक क्यों? और उन्होंने बनाया था अपने खुद के सीक्रेट एजेंट्स के लिए। अब मैं एक खुद का प्रोजेक्ट, यूएस नेवी अगर खुद का प्रोजेक्ट बना रही है और उस पर 4 लोग ही एजेंट हैं और वो 4 लोग ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई भी ट्रैक कर लेगा। बट अगर उसको ओपन सोर्स कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग आ गए अब उसके ऊपर। अब लाखों लोगों में से उन 4 को डिटेक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो उनको ऐसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए टोर बनाया था नेवी ने और उसके बाद ओपन सोर्स कर दिया। और आज भी यूएस की गवर्नमेंट टोर के प्रोजेक्ट को फंडिंग दे रही है, फंड कर रही है, वहीं चला रहे हैं इसको, ठीक है। बट ये बनाया था अपने एजेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब अच्छी चीजों के लिए बनाया था उन्होंने। बट इसका मतलब जो भी एडवांटेज था, जो भी इसकी मतलब इसका एडवांटेज सबसे बढ़िया ये था कि ये प्रॉक्सी चेंज का यूज कर सकते हो, तो आप किससे बात कर रहे हो और वो बंदा कहाँ पे है आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। बीच में ये यूज करता प्रॉक्सी चेंज का। प्रॉक्सी चेंज क्या होती है, टोर कैसे काम करता है? मैंने अपने ब्राउजर में टोर ओपन किया, ठीक है, तो मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ हाय, तो वो हाय मैसेज कैसे जाएगा? मेरे से जंप करके किसी और के लैपटॉप पे, जो लैपटॉप है, जो सिस्टम प्रेजेंट है कनाडा में, कनाडा से फिर नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया से फिर अमेरिका में, अमेरिका से फिर वापस आपके पास मैसेज आएगा। तो ऐसे सर्कल में घूम के वो मैसेज आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, आपके अकाउंट से पैसे निकाले, तो आप रिपोर्ट जब भी करोगे आपके आईपी एड्रेस, आपके पास आईपी एड्रेस आएगा यूएस का। अब यूएस की गवर्नमेंट के कभी आपको उस आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल नहीं देगी कि ये आईपी एड्रेस हमने किसको असाइन कर रखा था।
अब चलो यूएस ने दे भी दिया, नॉर्थ कोरिया नहीं देगा आपको, क्योंकि आप वहां के भी सर्वर यूज कर रहे हो। वो इन्फॉर्मेशन क्यों देगा आपको? चाइना क्यों देगा आपको इन्फॉर्मेशन? पाकिस्तान क्यों देगा इनको? और पता नहीं इतनी कितनी लंबी चेन यूज कर रखी है, यू कांट एज्यूम। कितने बीच में हब्स बना रखे हैं, कितने नोड्स से जंप करके जा रहा है मेरा डेटा, आप एज्यूम नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई अब प्रोक्सी चेन्स हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट प्रोक्सी चेन हम टोर को ही क्यों यूज करते हैं जब मोस्ट ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स? क्योंकि टोर से जब कम्युनिकेशन होती है तब डेटा इंक्रिप्टेड रहता है और इंक्रिप्शन की लेयर बढ़ती जाती है। जैसे मेरे से डेटा गया, इस पे एक इंक्रिप्शन लगी, आगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ऐसे इंक्रिप्शन बढ़ती जाते हैं, ठीक है। बट जब नॉर्मल प्रोक्सी चेन से जब आप कम्युनिकेट करते हो, सिंगल लेयर ऑफ इंक्रिप्शन होती है, या फिर इंक्रिप्शन नहीं होती है। मैंडेटरी नहीं है कि वहां पे इंक्रिप्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपके बीच वाले जो नोड हैं वो भी आपके डेटा को पढ़ सकते हैं और वो भी देख सकते हैं कि आपके पास डेटा कहाँ से आ रहा है, तो वहां पे आप पकड़े जा सकते हो, ठीक है। डार्क वेब पे अगर आप अपनी डार्क वेब इज फेमस फॉर इट्स अनोनिमिटी, कि आप जब विजिट कर रहे हो तो आपको मतलब ट्रैक नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट दैट मच इजी, इतना इजी नहीं है, बट हो जाती हैं चीजें, पॉसिबल हर चीज है, ठीक है। तो डार्क वेब पे आपको ड्रग्स मिल जाएंगी, आपको लड़कियां मिल जाएंगी, आपको वेपन्स मिल जाएंगे, जैसे वेपन्स ले लो, जिस कंट्री में हो उस कंट्री में मिल जाएंगे। आप इंडिया की बात करो, इंडिया में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप यूएस में हो, यूएस में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, हर जगह पे डार्क वेब पे सारी चीजें अवेलेबल। उसके अलावा हैकिंग की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जहां पे आपको मतलब हैकिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जीरो डे के एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे आपको, जितने भी डेटा ब्रीचेज हुए हैं हर डेटा ब्रीच का डेटा वहां पे प्रेजेंट मिलेगा। कहीं कहीं जगह फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रेजेंट मिलेगा। वहां पे रेड रूम्स भी होते हैं, रेड रूम्स में लोग मतलब काइंड ऑफ एक्सटोर्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों का। तो लड़कियों का हो गया या फिर छोटे बच्चों का हो गया, तो वहाँ पे वो पेड रूम्स होते हैं, वहाँ पे बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन होती है। तो आप कुछ कॉइन पे करते हो उनको, तब आप उनको देख सकते हो। और आप मतलब वहाँ पे कुछ और कॉइन पे करके आप जो चाहो वो वैसा कर देगा। किसी की आंख निकाल देगा, जिंदा इंसान की आंख निकाल देगा, उंगली काट देगा, जो भी चाहो वो कर देगा। सो देर आर फ्यू साइकोज जो इनको, इन कम्युनिटीज को और इन रेड रूम्स को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं। वो पता नहीं उनको क्या मजा आता है, जो भी है। बट दैट्स इट अबाउट डार्क वेब। डार्क वेब पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी होगी, हमारे गवर्नमेंट की होगी या फिर यूएस गवर्नमेंट, जितनी भी हैं वो सब एक्टिव हैं। तो डार्क वेब पे आप किसी काम के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे आप उनके हत्थे चढ़ गई, ऐसी भी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आपकी अनोनिमिटी डिस्क्लोज होती है डार्क वेब पे, तो वो भी एक इश्यू है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का यूज करके कोई कुछ वहां पे डील करता है या फिर कुछ चीजें होती हैं, तो वहां पे इशू होता है। वहां पे फिर आपको पकड़ा जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी होगी वो आपके घर पे आएंगे, आपको ट्रैक करेंगी, आपका डेटा वहां पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली फ्रॉम योर ईमेल आईडी और योर कॉन्टेक्ट नंबर दे कैन कनेक्ट यू। नॉट ओनली इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो हैकर्स जो होते हैं, जो हिटमैन हायरिंग भी होती है वहां पे। तो इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे डार्क वेब को इतना इजीली एक्सेस हर कोई कर सकता है, या फिर इसका कुछ एक प्रोसेस है कि कुछ ही लोग उस डार्क वेब के अंदर जाके वो साइट एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है, जो डॉट ओनियन साइट्स होती हैं उनका कोई एक स्पेसिफिक डोमेन नेम नहीं होता और अल्टरनेट वेब पे वो चेंज होती रहती है, तो इसका क्या वो है? आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि डार्क वेब पे जितनी भी मैक्सिमम वेबसाइट है, मेजोरिटी डॉट ओनियन जो वेबसाइट्स हैं, सब फेक है, पैसे लेके चले जाते हैं। सब नहीं, मेजोरिटी, ठीक है। कुछ ओरिजिनल हैं जो ओरिजिनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने हिटमैन हायर किया, आपने फोटो और डिटेल प्रोवाइड करी, वो अगले बंदे को खत्म कर देगा। आपने पैसे दिए, आपको ड्रग्स मिल जाएंगे। आपने पैसे दिए, आपको जो वेपन चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट जो ओरिजिनली इन चीजों में काम कर रही है, बट सभी नहीं, मेजोरिटी फ्रॉड्स कर रही है, स्कैम कर रही है, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनको वापस ट्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनली काम कर रही हैं, ठीक है, जो एक टाइम तक काम करती रहती हैं, तो क्या होता है वहां पे ऐसे नहीं है कि ड्रग सेलिंग वेबसाइट डॉट ओरियन ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिलेगी। उसका बहुत बड़ा एक यूआरएल होता है, बहुत बड़ा लिंक होता है
ऐसा कोई डॉट ओनियन डायरेक्ट लिंक नहीं, वो अलग अलग फोरम से मिलता है। टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन कर ली या फिर हिडन विकी वगैरह से निकाल ली, बट इट्स नॉट नेसेसरी जो भी आपको लिंक मिल रहा है और उस पर जो भी वेबसाइट होस्टेड है वो आपका काम करके ही देगी। दैट कैन बी ए स्कैमर एज वेल, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट लोगों के एक टाइम पे बन जाते हैं। जैसे मैंने 10 लोगों को ट्राई किया, 10 लोगों पे मैंने पैसा वेस्ट कर दिया, लेकिन 10 में से 2 बंदे अच्छे निकला है जो मेरा पैसे देने पे काम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो उनसे मैं कॉन्टेक्ट बना लूंगा टेलीग्राम पे या किसी और चैनल पे, किसी और वेबसाइट पे, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, जिनसे मैं रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहूँगा प्रोटोन मेल का यूज करके या फिर किसी और मेल का यूज करके जो कि एनोनिमस है, जो मतलब मेरी सीक्रेसी को रिवील नहीं करेगी, प्राइवेसी को रिवील नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, उनको ट्रांजैक्शन करूंगा बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में, और वो मेरा काम करके देंगे। बट जो भी वेबसाइट्स ओरिजिनली ऐसा काम करती हैं, FBI भी या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है, जो वो भी उन के ओनर्स को इतना जल्दी ट्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने बताया वो प्रोक्सीज पे काम करती हैं ये चीज़ें। अगर मैं भी आज एक वेबसाइट होस्ट करूँ, उस पर कुछ भी कंटेंट पोस्ट करूँ, मेरे को कोई नहीं ट्रैक कर सकता काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनक्रिप्टेड डेटा, ऊपर से बीच में प्रॉक्सी चेंज। हाँ, एक चीज़ होती है डार्क वेब पे, जब लास्ट नोड जो होती है ना, वहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं होता है, तो वहाँ उस नोड तक आप पहुंच जाते हो ना, लास्ट नोड तक, और वहाँ पे अगर इंटरसेप्ट करने लग जाओ तो डेटा आपको क्लियर टेक्स्ट में दिख जाता है। और वहाँ पे अगर आप कुछ ऐसे मैसेजेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कम्युनिकेट कर, हम दोनों जानते हैं, लेकिन आप किसी और कंट्री में डार्क वेब से कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, तो मैं अपना पर्सनल एड्रेस, पर्सनल नाम, ईमेल आपको मैसेज कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उस नोड पे अगर कोई इंटरसेप्ट कर रहा होगा ना, उसको क्लियर टेक्स्ट में दिख जाएगा, तो वहाँ से चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बट जो वेबसाइट जिन पे भी ये चीज़ें मिलती हैं, ड्रग्स हो गए, वेपन्स हो गए, जो भी चीज़ें मैंने बताई, ठीक है, इनका कुछ नहीं होता। इन वेबसाइट्स को केवल FBI सीज कर देता है, फिर उनके ऊपर एक पेज आता है, दिस वेबसाइट हैज़ बीन सीज्ड बाय फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लाइक दैट। तो यही होता है डार्क वेब पे, दैट्स इट। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। जैसे आपने भी इन चीज़ों में काफ़ी काम किया है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज़ वगैरह, कुछ टूल्स वगैरह जिस पे आपने काम किया हो, उससे रिलेटेड अपनी कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ? डार्क वेब के रिगार्डिंग या नहीं, जैसे आपने टूल्स पे काम किया, साइबर इंटेलिजेंस के साथ काम किया, कार हैकिंग पे काम किया, तो उस टाइप के कुछ टॉपिक्स वगैरह आप हमसे शेयर कर सकते ओके। सो मोस्ट ऑफ दी तो मेरा काम जो रहता है वो रहता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के साथ, नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ, और कभी कभी रेड टीमिंग में भी होता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, सारी चीज़ें ऑफेंसिव सिक्योरिटी की ही पार्ट है। सो आई एम इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो रेड टीमिंग जो होती है उसके अंदर हम जो अनएथिकल चीज़ें जो होती हैं, एथिक्स के साथ काम, उनके ऊपर भी काम करते हैं। जैसे कि हम खुद फिशिंग के मेल्स क्राफ्ट करते हैं, उनको सेंड करते हैं, स्पूफिंग करते हैं, नेटवर्क को इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, आपके नेटवर्क में आके आपके ही डिवाइस को हैक करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक स्टडी है, अभी इंडिया में तो कम ही लोग इस सर्विसेज को वो करते हैं। मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जैसे कंपनियां क्या करते हैं, आपको लग रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं एप्लीकेशंस के, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, वेब के, API नेटवर्क हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दैट्स इट। हमारे पास सिक्योरिटी में ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट आते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेस लेके दिखाना है, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट। अगर कंसिडर कीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के सर्वर रूम तक पहुंच जाते हो, वहां पे आप एक पेन ड्राइव लगाओ, एक रबर डकी लगाओ, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा, आप क्रैश कर सकते हो, कोई भी मालवेयर इंसर्ट कर सकते हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी आते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग का जो होता है वो सब, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, हमारे पास पूरी रेड टीमिंग की टूल किट होती है। तो मैं एक केस स्टडी बताता हूँ मेरी कंपनी की। तो हमारी एक टीम गई थी 4 लोगों की, लखनऊ, कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहाँ पे हमने रेड टीमिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। उस कंपनी के अंदर एक्सेस लेना था, हमारा काम इतना था, उस कंपनी के अंदर जाना था, कहीं ना कहीं उनके नेटवर्क में कनेक्ट होना था, लोकल नेटवर्क में, ठीक है। तो लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले चाहिए एक्सेस। अब उस कंपनी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, वहां पे गार्ड
सबसे पहले आई कार्ड को देख के, गार्ड पहले ये देख रहा है कि किसके गले में आई कार्ड है या नहीं है, नहीं है उनको ही रोक रहा है। तो हमारे लोगों ने क्या किया, गूगल पे से उस कंपनी का नाम डाला और आई कार्ड की फोटो निकाली और वैसे वैसे आई कार्ड प्रिंट करवा लिए, दैट्स इट। तो पहली लेवल तो हमारी ऐसे क्लियर होगी। अंदर गए, अंदर फिर हमने एक दिन एनालिसिस किया कि वहां पे RFID सिस्टम था, कार्ड को पंच करो तब गेट खुलेगा, ठीक है, तब आप जा सकते हो, एज वेल एज मेटल डिटेक्टर, ठीक है। तो वहां से मेटल डिटेक्टर, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप बैग है, तो वो भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते, पेन ड्राइव है वो भी नहीं लेके जा सकते, तो मेटल डिटेक्टर से बाईपास होना है। अब आप कंपनी का ही लैपटॉप अंदर लेके जा सकते हो, आई मीन टू से दैट, ठीक है, दूसरा कोई लैपटॉप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो वहां पे क्या था कि हमारे पास हमारे लैपटॉप, हमारे पास उनके ऑफिशियल कंपनी के लैपटॉप, और वो वेरीफाई होते हैं कंपनी के लैपटॉप भी। वो अगर लैपटॉप होता है तो उसको गार्ड निकलवाता है, उसके ऊपर एक बार कोड होता है, तो उसको स्कैन करता था, फिर उसको बताता था ऑथराइज्ड और नॉट ऑथराइज्ड। हर लैपटॉप के लिए एक ही बार कोड होगा, अगर डबल पकड़ा गया तो वहीं पे पकड़ लेंगे वो आपको, ठीक है। तो रेड टीमिंग एक्टिविटीज में फिर हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले हमें करना था RFID। हमारे पास ID कार्ड थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या किया, हम बाहर जो कैफे था कंपनी के बाहर, वहां पे बैठे हमारे लोग, और उनने क्या किया कि थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी। जो और लोग चाय वगैरह पीने आए थे, जो स्मोकिंग वगैरह करने आए थे वहां पे, कि हम यहाँ नोएडा ब्रांच से आए हैं, हमारा ट्रांसफर हुआ है वहां से यहाँ, वहाँ यार हम बहुत अच्छा कर रहे थे, यहाँ तो दिमाग खराब हो गया, अब इतनी दूर आए हैं, शिफ्ट होना पड़ेगा, ये हो, दोस्ती कर ली थोड़ी बहुत। फिर क्या था कि हम जो आई कार्ड प्रिपेयर करके लेके गए थे वो बहुत आउटडेटेड थे, वो बहुत डिफरेंट थे, और उनके आई कार्ड अलग थे। तो ये एक चीज थी जिससे हमें पकड़ा जा सकता था, बट इसको हमने ऐसे ट्रीट किए कि यार हमारे ऑफिस के आई कार्ड तो अलग है, तुम्हारे अलग है, दिखाने एक बार। तो उसने ऐसे ही हमें प्रोवाइड कर दिया आई कार्ड। और उससे क्या हुआ कि हमारे पास था फ्लिपर, फ्लिपर 0 एक टूल होता है जिसके अंदर आप RFID क्लोन्स वगैरह कर सकते हो, IR वगैरह को, IR ब्लास्टर भी उसके अंदर सपोर्ट होता है, जो भी इंफ्रारेड पे चीजें काम करती हैं, AC हो गया, TV हो गया, इन सब चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। RF हैकिंग कर सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह को, वाईफाई वगैरह को भी हैक कर सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह को भी हैक कर सकते हो। ये फ्लिपर 0 के अंदर इनबिल्ट बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। तो हमने क्या किया, उनका कार्ड हमने ऐसे, एक हाथ में छोटा सा टूल होता है, एक हाथ में फ्लिपर लिया और एक हाथ में हमारा आई कार्ड था, तो ऑन करके उसको, उसका आई कार्ड उसके ऊपर टैप कर दिया, दैट्स इट, उसने क्लोन कर लिया। फिर उस ID को हमने एक नए कार्ड के अंदर क्लोन किया और हमारे कार्ड के पीछे डाला, उस कार्ड को चिपका के, और फिर लगा के देखा तो ओपन हो रही थी। अब हम एक्सेस ले पा रहे थे, बट हम लैपटॉप नहीं लेके जा रहे बाहर। एक्सेस ले लिया हमने कार्ड से, गार्ड देख रहा है कि हाँ भाई एक्सेस ले पा रहा है ये बंदा, और हम एक्सेस लेते टाइम फ्लिपर और अंदर भी लेके जाना था, क्योंकि आगे भी एक और बैरियर था जिसका एक्सेस लेके जाना है। तो फ्लिपर अगर हम ऐसे लेके जाएंगे तो मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। तो उसको बाईपास करने के लिए हमने सेवरल थिंग्स देखी, कि जब हमने, पहली चीज थी कि हमें लैपटॉप अंदर लेके जाना है, दूसरी हमें फ्लिपर भी अंदर लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लोन किया हुआ कार्ड एक ही था, दूसरा फ्लिपर से ही हम बाईपास कर रहे थे, क्योंकि कार्ड उस टाइम पे हमारे पास इतने थे नहीं कि हम और चीजों में ओवरराइड करें ये चीजें। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले लैपटॉप का जुगाड़ किया। हमने देखा कुछ दिन वहां पे बैठे तो गार्ड रोक रहा था कुछ लोगों को, जैसे कि आप जा रहे हो, आपके पास हाथ में बोतल है, स्टील बोतल, तो मेटल डिटेक्टर बीप करता है स्टील बोतल को देख के, ठीक है। तो उनको फिर वो क्या करते थे, गार्ड को ऐसे दिखा देते कि बोतल है भाई, जाने दे, तो वो जाने देता था। तो हमने ये आइडिया पकड़ा और हमने क्या किया कि कॉटन भरा उसके अंदर, बोतल के अंदर, और उसके अंदर डाल दिया फ्लिपर, ठीक है, और बोतल को बंद कर दिया। और फिर जो लैपटॉप था उसको रैपअप किया अपनी चेस्ट के ऊपर और टेप से चिपकाया, और फिर एक्सेस लिया, कार्ड लगाया, गेट खुला, हम अंदर गए, बीप की साउंड आई, जैसे ही उससे पास कर रहे थे, गार्ड ने देखा तो हमने ऐसे बोतल दिखा दी, वो बोला ठीक है जाओ, फिर अंदर चले गए। तो ऐसे करके एक्सेस लिया। उसके बाद हमारा कोई वो था कि अब जैसे इनिशियल लेवल पे एक्सेस आ गया, अब डिफरेंट डिफरेंट केबिन्स थे, केबिन के बाहर बाहर भी कार्ड का एक्सेस, और उस केबिन के बाहर कैसा कार्ड का एक्सेस, जैसे कि इस केबिन में आप काम कर दो तो आपका कार्ड ही यहाँ पे काम करेगा। हमने जिसका क्लोन किया था वो उस वाला केबिन हमें मिला ही नहीं, तो हम अगेन वहीं पे
कैफेटेरिया था, वहाँ पे बैठ गए। हम सोच रहे कि क्या करेंगे क्या करेंगे। तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ कि लाइक एक प्रिंटिंग मशीन थी बाहर रखी हुई थी, तो हम खुद से ही वो बनाने लग गए। हम ऐसा प्रिटेंड करने लग गए सारे लोगों को कि यार ये मशीन खराब नहीं हो रही है, और नेटवर्क इंजीनियर जो भी है वो देखने वाले इसको आ नहीं रहा है, इतने दिन हो गए, चल हम खुद ही देखते हैं। तो लोगों को लगा कि कंपनी के ही लोग हैं, नए ज्वाइन होंगे या फिर जो भी हैं। हम बाहर गए, उसके अंदर से लैन केबल को निकाला, इंसर्ट किया अपने लैपटॉप को, और पूरे नेटवर्क का एक्सेस था। अब हम स्कैनिंग कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, बट इतना ही था हमारा, इससे आगे करने का कोई वो रीजन था नहीं। बस स्कैन करके दिखा दिया हमारे पास ये आईपी एड्रेस हैं, ये सब नेट्स हैं। अब इनके अंदर हम एडी के, एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। आप ड्रोन से वाईफाई हैक करते हो, जैसे कि एक पेन टेस्टिंग की थी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अब वाईफाई के सिग्नल्स जो होते हैं वो केवल बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, बाहर इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं होते, तो बाहर आप वाईफाई के कोई इतना इजीली वो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे वो बना रखे थे एक कॉरपोरेट ने, जैसे कि एक्स वाई जेड मोबाइल, एक्स वाई जेड इंटर्न, एक्स वाई जेड डेवलपमेंट। तो अलग अलग एक्सेस पॉइंट बना रखे थे उन्होंने, इंटर्न्स के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, और अलग अलग के लिए अलग। हमने टारगेट किया इंटर्न्स और मोबाइल को, क्योंकि जो मोस्टली जो डेवलपमेंट वाले होंगे वो थोड़े से समझदार लोग होंगे। इंटर्न नए नए आए हैं, उनको इतना टेक्नोलॉजी कुछ पता नहीं है। मोबाइल वाले लोग भी हो सकता है थोड़ा सा वो कर दें। हमने क्या किया, एक फेक एक्सेस पॉइंट बनाया। हमने ड्रोन के साथ अपना वाईफाई एडेप्टर जो रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करके ड्रोन के साथ उनके मतलब एरिया में भेजा, और जो उनका मोबाइल वाला नेटवर्क था सबसे पहले उसको डीओथ किया, उसके सिग्नल्स जैम करे, तो वो तो हो गया बंद। फिर जैसे एक्स वाई जेड मोबाइल जो था ओरिजिनल वाला था वो तो हो गया बंद, हमने अपने नाम से एक्स वाई जेड मोबाइल नाम से ही एक अलग एक्सेस पॉइंट बना दिया। अब उससे आप कनेक्ट तो हो जा रहे हो इजीली, बट कनेक्ट करके कुछ भी ब्राउज कर रहे हो ना, तो एक पेज आ जा रहा है कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड फॉर फर्मवेयर अपडेट फॉर दिस अपडेट, और कुछ अपडेट के रिगार्डिंग एक वेबसाइट खुल जा रही थी, वहां पे आपको पासवर्ड डालना। इतनी बड़ी कंपनी में से कोई भी डिटेक्ट कर सकता था और कोई भी उसको इग्नोर कर सकता था, बट वहां वहां पे इतने सारे लोग थे, एक ने पासवर्ड डाल दिया, एक ने पासवर्ड डालते ही हमारे पास उनके मोबाइल वाले नेटवर्क का पासवर्ड आ गया। उस पासवर्ड का यूज करके हमने उनके मोबाइल वाले नेटवर्क का एक्सेस किया। अब जो नेटवर्क जो थे मोबाइल वाले नेटवर्क का, फिर मोबाइल वाले नेटवर्क और इंटर्न वाले नेटवर्क इंटरकनेक्टेड थे, तो वहां से उस नेटवर्क से उस नेटवर्क में हम जा पा रहे थे। इंटर्न वाले नेटवर्क में एक इंटर्न के लिए कोई सर्वर डिप्लॉय कर रखा था, वो सर्वर दूसरे उस तक भी कम्युनिकेट, तो ऐसे करी हमने प्यूटिंग, उस सर्वर को हैक किया, उस सर्वर का एक्सेस लिया, उस सर्वर के थ्रू फिर कम्युनिकेट किया डेवलपर्स के सिस्टम्स तक। तो ऐसे ऐसे चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं। उसके अलावा मोस्टली हम काम करते हैं वो एप्लीकेशंस का होता है, हमारे पास बल्क में एप्लीकेशंस आती हैं। नेटवर्क का हमने ऐसे बता दिया, हम नेटवर्क के अंदर अभी भी मैं क्लाइंट साइड डिप्लॉयड हूँ एक बैंक में, तो वहाँ पे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एप्लीकेशंस काम करते हो उनको वो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड है, चाहे वो वाईफाई से हो, चाहे वो लैन केबल से हो, इथरनेट से हो, तो हम उनको पेन टेस्ट करते हैं, उनके अंदर देखते हैं कोई अनवांटेड सर्विस तो ऑन नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं है, फायरवॉल वगैरह सब सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सब सारी चीज़ें देख के उनके बिहाफ पे हम चीज़ों को वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके, पेनिट्रेट करके, रिपोर्ट वगैरह जनरेट करके प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट उनको मिटिगेट करता है, फिर हमें दोबारा अप्रोच करता है, हम उन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को जो भी हमें मिली थी टोटल उन्हीं को दोबारा रीटेस्ट करते हैं, फिर कंफर्मेशन देते हैं। इसमें मैंने आपका एक केस और पढ़ा था, जैसे आप कार हैकिंग के बारे में किसी को बता रहे थे, शायद कहीं कॉलेज वगैरह में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उसका क्या सीन है आपका, मतलब कार हैकिंग में क्या था, आप फ्लिपर ज़ीरो करके कुछ उससे बता रहे थे। ओके सो कार दो टाइप से चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि कार को हैक करने के लिए कार का इनिशियल एक्सेस लेना। आपकी कार लॉक्ड है, कार के अंदर कैसे जाओगे आप सबसे पहले। तो आज के टाइम पे हम ऐसे तो कोई की का यूज करके तो ओपन करता नहीं, ना ही लॉक करता है। तो कार आरएफ फ्रीक्वेंसी, कार का रिमोट जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। आज तो बहुत सिक्योर हो गए हैं, बट थोड़े टाइम पहले जो बहुत वल्नरेबल थे। तो जब आप लॉक अनलॉक का बटन प्रेस करते हो ना, कार का रिमोट एक सिग्नल छोड़ता है,
कार के अंदर आपका रिसीवर होता है, वो कैच करके सिग्नल को अंडरस्टैंड करके कि लॉक करनी है अनलॉक करनी है, ठीक है, जो भी करना है वो परफॉर्म कर देता है। हम क्या करते थे, एक डिवाइस होता है, फ्लिपर से भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रोफेशनल डिवाइस होते हैं, हैक आर एफ, ब्लेड आर एफ और आर टी एल एस डी आर। तो उससे आर एफ फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर किया जा सकता है, रिप्ले किया जा सकता है। आर टी एल एस डी आर रिप्ले नहीं कर पाता है, हैक आर एफ ब्लेड आर एफ कर देता है। तो हैक आर एफ से हमने इंटरसेप्ट किया जो भी, जब भी हम लॉक या अनलॉक का बटन प्रेस कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप निकल रहे हो, आपने अनलॉक का बटन प्रेस किया, ठीक है, गाड़ी ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, हमने उस फ्रीक्वेंसी को, उस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया, सेव कर लिया हमारे। जब आप रात को सोने जाओगे, अब रात को हम आएंगे, उसी सिग्नल को हम रिपीट करेंगे हमारी डिवाइस से, आपकी गाड़ी ओपन और हम चले जाएंगे। दूसरा एक मेथड होता है, जैसे कि कार को लॉक अनलॉक करते हैं ना, तो कार बीप की साउंड देती है। कई लोग क्या करते हैं, उस बीप की साउंड को ऑफ करके रखता है और कार से उतर के सीधा ऐसा बटन दबा के और सीधा चले जाएंगे, देखेंगे नहीं लॉक हुई है या लॉक नहीं हुई है, क्रॉस चेक नहीं करते हैं। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं कि वहां पे जैमर्स लगा देते हैं। वहीं हैकरअप का यूज करके हम सिग्नल्स को जैम भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उस फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे कार कम्युनिकेट कर रही है अपने रिमोट से, उस फ्रीक्वेंसी पे जंक सिग्नल्स भेजते हैं। तो जो उसका सिग्नल था वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, जैम कर देते हैं एक टाइप से। तो बंदा उतरा, उसने लॉक वाला बटन प्रेस किया, उसको लगा कि लॉक होगी, बट लॉक नहीं हुई। अब हम आएंगे और ले जाएंगे गाड़ी को। हैकर्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गई एक्सटर्नल पे, मतलब कार की, बाहर से ही हम कार को लॉक अनलॉक कर रहे हैं। अब आता है, कार को अनलॉक तो कर दिया आपने, अब अंदर से कैसे उसको ड्राइव करोगे, क्योंकि आज के टाइम पे कार ऐसी आ रही है कि जब तक आपकी की वहां पर नहीं रखी हुई है आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो कार, जब भी आप अगर सर्विस सेंटर लेके जाते हो कार को, तो वहां पे स्कैन करते हैं कार को। कार में होता है ओबीडी पोर्ट नीचे, ठीक है, जो कनेक्ट हो जाता है आपके सिस्टम से डायरेक्टली। कार में होता है कैन सिस्टम, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, जिससे आपके कार के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, आपका स्पीडोमीटर है, आपका ओडोमीटर है, आपका डिस्प्ले वाला सिस्टम है, मल्टीमीडिया जो सिस्टम है, विंडोज को अप डाउन करने का, ठीक है, हैंड ब्रेक वगैरह होगा, सारी चीजें उसी से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि हम यहाँ से बटन प्रेस कर रहे हैं और यहीं से वायर से मोटर को नीचे कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे बटन प्रेस कर रहे हो तो सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल जाता है कैन सिस्टम के पास, और कैन सिस्टम फिर ऑर्डर देता है विंडो को कि नीचे हो जा। तब ऐसे चीजें काम करते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट उस पोर्ट से कनेक्ट होके, अपने सिस्टम से कनेक्ट करके, उसको 2-4 इंस्ट्रक्शन दे के सीधा ऑर्डर दे देता हूँ, तो वो विंडो नीचे हो जाती है। सो ऐसे ही जब हम इग्निशन ऑन करते हैं, कार को ऑन करते हैं, ठीक है, या पुश बटन से ऑन करते हैं, तो अगर वो नहीं है, पास में चाबी नहीं है, तो ऑन नहीं होगी गाड़ी। बट अगर मैं उसको लैपटॉप से इंस्ट्रक्शंस दूंगा, क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाएगी ही नहीं ना, क्योंकि जब तक गाड़ी की वो नहीं, लेकिन मैं उसके सिस्टम के अंदर हूँ। अब अगर इंस्ट्रक्शन दूंगा तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके गाड़ी को स्टार्ट करेगा, फिर मैं उसको ड्राइव कर सकता हूँ इजीली। उसके अलावा आपका और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कार हैकिंग में, जैसे कार का ब्लूटूथ हैक करना, जीपीएस हैक करना कार का, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पीड वगैरह, टेम्पर वगैरह करना, ठीक है। तो सरफेस जो है कार हैकिंग का, ऑटोमोबाइल हैकिंग का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है आज के टाइम पे। मतलब हर कार में टेक्नोलॉजी इनबिल्ट आ रही है, हर चीज़ें बटन प्रेस करने से सनरूफ ओपन होना, ऑफ होना, ठीक है, सारी चीज़ें, तो वो सब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें। और जैसे कि हमने अभी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन कर ली करियर के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, और हमारा ये जो डार्क वेब और ये कार हैकिंग के स्टडीज़। अब मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक फ़ाइनल चाहता हूँ कि जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहती है वो आपसे कहाँ पे कनेक्ट कर सकती है और कैसे कनेक्ट कर सकती है। इनके जो भी लिंक्स वगैरह होंगे वो हम आपको शेयर कर देंगे हमारे डिस्क्रिप्शंस के अंदर। लेकिन आप इनके थ्रू इनसे ट्रेनिंग कर लेना चाहते हैं, 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं, तो वो आपको दिस वर्सेस खुद बता देंगे। ओके, सो फॉर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारी खुद की वेबसाइट है sectechcreation.com, और trainings.sectechcreation.com पे हमारे कोर्स लिस्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना चाहते हो। सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ लिंक्डइन के ऊपर,
तो लिंक्डइन पे आप धीरज वशिष्ठ सर्च करोगे, नहीं तो आप लिंक भी प्रोवाइड कर देना डिस्क्रिप्शन में। तो मैं सबसे ज़्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो, आपको ये पॉडकास्ट अगर आप एंड तक देख चुके हो और ये पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा है और आप चाहते हो कि मैं धीरज भाई को दोबारा बुलाऊं किसी और टॉपिक पे डीप स्टडी करके हम उस पर बात करें और कुछ टूल्स को आपको एक्सेस करके दिखाएं, तो उस चीज़ के लिए आप इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि और किस टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे आपको बात करनी है, इस टॉपिक्स के बारे में आपको और जानना है। धीरज भाई आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरे को इतना सारा टाइम दिया, अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए हो। थैंक यू भाई। कोई नहीं ब्रो। थैंक यू गाइस।